हो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएसई। और देखिए एक अच्छा सा सेशन कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ आप लोगों को कुछ सारी इन्फॉर्मेशन जितनी बची हुई है कुछ और करा ले क्वेश्चंस, ताकि आपको पेपर में किस तरह का दिक्कत ना आए। ठीक है, तो 4 बजे के अराउंड लाइव हो जाएगी, आपको आंसर करना है तभी मैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है कि जो जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें वो बहुत ही मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। आपको अगर आपको याद है तो बना दोगे, वरना आप सोचना पड़ेगा। सो आई विल बी गिविंग यू इनफ टाइम। मैं आपको इतना समय दूंगा कि आप सोच लेना, अगर पॉज कर लेना अगर पीछे हो जाओ तो, पर आंसर ज़रूर करना वहीं पे। और एक्सप्लेनेशंस को दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स एक्सप्लेनेशन से निकल कर आते हैं। आप सबको जैसे कि पता है, मेरे सेशंस में मोस्टली जो होते हैं आंसर्स में बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको आज तक देते आया हूँ और वो आगे भी दूंगा। इसके बाद एक सेशन और लेकर आऊँगा आपका, वो होगी साइंस के 30 से 35 क्वेश्चंस, बायोलॉजी के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। और 15 से 20 सवाल होंगे इकोनॉमिक्स से, जिसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे बिहार का और यूनियन का दोनों रहेगा। अगर एक में ना कवर हो पाए तो मैं 2 पार्ट में कर दूंगा, पर मैं एग्जाम से पहले आपको वो दोनों चीज़ें दे दूंगा। उसके बाहर नहीं आएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। चाहे वो बिहार का हो, चाहे यूनियन का हो, चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे साइंस की चीज़ हो, इतनी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं होगा उसको सोल्व आउट करने में। जब आप पेपर में बैठोगे डायरेक्ट नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, पर हाँ इतना ज़रूर है कि आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। वहाँ से आप आराम से पेपर में भी कर सकते हो सके डायरेक्ट भी आ जाएँ बहुत सारे फैक्ट्स। तो आगे बढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको तरीके से सोचेंगे, आंसर करेंगे। और देखिए मैंने वो सारे क्वेश्चंस कराए हैं यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको पता होना ही चाहिए पेपर के हिसाब से। ज़रूरी नहीं कि सारे आएँ, पर हाँ कुछ ना कुछ ऐसे हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पर। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और पॉज करिएगा, आंसर करिएगा, पर आंसर ज़रूर करिएगा। आपको लिंक दे देता हूँ मैं, तुरंत दे दूँगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए बच्चे बहुत देखते हैं, अच्छा अच्छा प्यार दे रहे हैं आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग इतना प्यार कर रहे हो, दैट्स गुड थिंग। पर एट द एंड ऑफ द डे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 68 का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। बीपीएससी का प्री के बाद मैं मेंस की जो चीज़ें कराऊंगा आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ। तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एज अ लॉ स्टूडेंट मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप चैनल को फॉलो करिए, आपको लॉ की चीज़ें वैसे भी बहुत सारी चीज़ें मिलते रहेंगी। यूपीएससी का करंट अफेयर्स देखिए, सीडीएस में सवाल आए, 9 सवाल आए। मैंने सिर्फ 3 महीने पढ़ाए हैं करंट अफेयर, जून जुलाई और अगस्त। आईएएस मार्गदर्शक को भी ज्वाइन करिए आप लोग, मैं उसका भी लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा। वो भी बहुत ही अच्छा चैनल है, वो भी लिंक्ड चैनल है मेरे से, मैं भी उस पर पढ़ाता हूँ करंट अफेयर्स, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गूगल पर, यूट्यूब पे सर्च करिए आईएएस मार्गदर्शक भाई आशीष सर, आ जाएगा वो। एंड वो बहुत अच्छे टीचर हैं, आप सबको पता होगा। नहीं जानते तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, नीचे आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी। तो बुला लीजिए बच्चों को जो नहीं आए हैं, और आंसर करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए यार, शेयर करिए। आप लोगों का कॉन्टेक्ट बहुत बड़ा है, आप लोग का कॉन्टेक्ट लिमिटेड नहीं है, आप लोग बच्चों में कनेक्टेड हैं। बीपीएससी के ग्रुप्स में शेयर करिए। देखिए नहीं करेंगे जो कॉम्पिटिटर हैं वो मेरे नहीं करेंगे, मुझे पता है। कई चैनल्स में मैंने देखा है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे नहीं करते, वो अप्रूव ही नहीं करते वो, अगर एडमिन है तो। खैर मेरा भी 1000 लोगों का एक चैनल हो गया है, तो मैं भी चाहूँगा कि बच्चे वहाँ पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और दिस इज़ मी रविचंद्र यूपीएससी सीएसई, जहाँ पे आपको दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं इन्फॉर्मेशन के साथ साथ। और हाँ, मैंने बीपीएससी का एक स्पेशल प्रीलिम्स का बना रखा है प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिएगा जिसे भी करना होगा। देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आप सब देखिए, वापस से देखिएगा एग्जाम से पहले। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं मैंने, ठीक है। लास्ट सेशन में मैंने एक चीज़ बोली थी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो ब्राज़ील में नहीं है, यूएसए में है। उसकी एक रेप्लिका ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में है। वो मेरे को हमेशा उस दिमाग में रहता है कि रियो डी जेनेरियो में है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, पर वो एक्चुअली न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो आप इसको एक बार करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल के साथ स्टार्ट करने वाले हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस मंदिर परिसर में एक सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। सिंपल सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स प्रेमिसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अ सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस जिसको बोलते हैं। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस मंदिर के परिसर में एक सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शन है सोमनाथ टेम्पल गुजरात, काशी विश्वनाथ टेम्पल आपको पता है वाराणसी, मीनाक्षी टेम्पल आपको पता है तमिलनाडु, मदुरई जिसको बोलते हैं, केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड, और नॉन ऑफ द एबव और मोर देन वन आपको पता है ऑप्शन से। सोचिए फिर जवाब दीजिए। देखिए बीपीएससी जो है होता है ना, वो फैक्ट्स क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है, ऐसे क्वेश्चंस जो जिसमें बहुत ज़्यादा आपको लॉजिक लगेगा नहीं, एलिमिनेशन मेथड वहाँ काम करेगा नहीं। यूपीएससी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम बीपीएससी, जहाँ पर आपको बहुत सारा आप अपना आइडिया लगा लोगे कि अच्छा एलिमिनेट कर लेंगे। इसमें क्या एलिमिनेट करोगे, अगर पता है तो आंसर लगाओगे। केदारनाथ भी न्यूज़ में था, काशी विश्वनाथ टेम्पल भी न्यूज़ में है, मीनाक्षी टेम्पल भी न्यूज़ में है, बताओ आंसर दो। देखिए आंसर की तरफ चलेंगे तो द राइट आंसर है सोमनाथ टेम्पल। याद रखिएगा सोमनाथ टेम्पल गुजरात में जो है, वहाँ पे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या करा है कि एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन करा है। बात याद रखिएगा
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से काशी विश्वनाथ टेम्पल न्यूज़ में है। मीनाक्षी टेम्पल का ऐसा कोई न्यूज़ स्पेसिफिक है नहीं, पर हाँ केदारनाथ टेम्पल में आपको पता है कि जो शंकराचार्य आदि शंकराचार्य की मूर्ति स्टैब्लिश हुई, स्टैचू इनोग्रेट करा है प्रधानमंत्री जी ने, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, उसके ऊपर भी मैंने करा रखा है बीपीएससी फेयरवेल पे, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे। ये सारी चीज़ें न्यूज़ में थी, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि सोमनाथ टेम्पल कब करा प्रधानमंत्री जी ने इनोग्रेशन, अगर पूछ दे तो 21 जनवरी 2022। ये डेट्स मैं इसलिए बता देता हूँ, अगर याद रहे ना रहे फिर भी एक बार माइंड में रख लेना ट्राई हो तो, क्योंकि बीपीएससी पूछ देते हैं, ये पूछते हैं कई बार डेट्स वगैरह, जो कि पूछना नहीं चाहिए, वैसे तो कोई खास ऐसी चीज़ है नहीं डेट्स पे, पर वो पूछ देते हैं। याद रखिएगा कि महमूद गजनबी और कई सारे और मुस्लिम इन्वेडर्स, जो और भी इन्वेडर्स, उन्होंने बहुत बार गुजरात में अटैक करा, लगभग 11वीं से 17वीं सेंचुरी के बीच में बहुत बार अटैक किया गया यहाँ पर। कहते हैं 17 बार अटैक किया गया, पर इसकी कोई वो नहीं है, तथ्य नहीं है कि 17 बार ही किया गया, बहुत बार किया गया है। इसी से मिलता जुलता एक सवाल और कर रहा हूँ, जो बहुत अच्छा सवाल है, जो मेरा रिसर्च किया हुआ था कि आप बताओ कि निम्नलिखित में से किसने भारत की स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ मंदिर का जो आज की वर्तमान स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसका उद्घाटन किया। बताइए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इसमें से किस व्यक्ति ने सोमनाथ टेम्पल का जो आज का प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, आज की जो वर्तमान संरचना है मंदिर की, उसका उद्घाटन किया था। आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया; राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया; जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया; महात्मा गांधी, आपको पता है। एंड ऑप्शन डी बताइए, इन 4-5 व्यक्तियों में से जो भी ऑप्शन है, किसने भारत की स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ मंदिर की वर्तमान संरचना का उद्घाटन किया था? सोचिए, फिर जवाब दीजिए, ट्राई करिए, समय दे रहा हूं मैं आपको। सोचिए कि भारत की स्वतंत्रता के बाद किसने सोमनाथ मंदिर की वर्तमान संरचना का उद्घाटन किया होगा। सोचिए, थोड़ा जवाब देने का ट्राई करिए। देखिए, आप लोग लगाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने करा था। आंसर देख लेते हैं एक बार। राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, मई 1951 में, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद ने करी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर ही ये गए थे राजेंद्र प्रसाद, और जवाहरलाल नेहरू ने रोका था। एक्चुअली मैं बताऊं, इन तीनों के बीच में एक तरीके का प्रॉब्लम चल रहा था। खैर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो डेथ हो गई थी, पर एक कह कर गए थे कि, या फिर कहे थे इन्होंने कि आपको करनी है, सोमनाथ टेम्पल का जो उद्घाटन है वो आप ही को करना है। इवन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ हुई थी, तभी जवाहरलाल नेहरू ने रोका था, क्योंकि प्रेसिडेंट है ना, तो थोड़ा सा इस तरीके का एक मतलब गलत इंप्रेशन जाता है हमारे न्यूली इस्टेब्लिश कंट्री पे। तो खैर, रिलीजन को एक तरफ रखते हुए राजेंद्र प्रसाद वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक स्टॉन्च लीडर थे वो, हिंदुइज्म को काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे को डिग्रेड करते थे, पर हाँ बहुत ही बेनिवोलेंट लीडर थे। गए थे, इन्होंने उद्घाटन करा था, जवाहरलाल नेहरू की बात बिल्कुल नहीं मानी थी इन्होंने, और ये गए थे, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर गए थे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अच्छा सवाल था, आपको याद होना चाहिए, ये अच्छा सवाल है। हाल ही में 10 अगस्त को शपथ ग्रहण समारोह से पहले नीतीश कुमार कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं? क्वेश्चन को सुन लेना, 10 अगस्त के पहले पूछ रहा हूँ मैं, 10 अगस्त वाले को आपको जोड़ना नहीं है, एग्जाम इतना कोई बताएगा नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ आंसर करने से पहले कि 10 अगस्त को जब बिहार के सीएम जो है नीतीश कुमार, उन्होंने ओथ लिया, शपथ लिया, इसके पहले वो कितनी बार ले चुके हैं, मतलब 10 अगस्त को छोड़कर आज के पहले वो कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके थे? 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, और ऑप्शन ये बताइए, इनमें से कितनी बार सीएम नीतीश कुमार वो बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ ले चुके हैं 10 अगस्त के पहले? अगर 10 अगस्त को जोड़ना नहीं है आपको, सोचिए, तभी अच्छा क्वेश्चन बना है ये। अभी न्यूज़ में भी था, आपको पता है। और देखिए, सरकार बनी है नई तो हमें अभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए थोड़ा सा, क्योंकि गवर्नमेंट का इंपैक्ट आता है पेपर्स पे। अगर आप देखोगे तो जो इंडिया एलाइज होते हैं, जब गवर्नमेंट होता है तो थोड़ा सा टिल्टेड आपको ज़्यादा दिखेगा पेपर में, कुछ थोड़ा सा इंपैक्ट तो आ ही जाता है इन सब चीज़ों का। दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। देखिए, द राइट आंसर आपको याद रखना चाहिए कि अभी जब ये थे ना, तब 8वीं बार लिया था इन्होंने 10 अगस्त को, इसके पहले वो 7 बार ले चुके हैं। आपको याद रखना है कि 7 बार होगा इसका आंसर। 10 अगस्त के पहले वो 7 बार ले चुके थे, 10 अगस्त को 8वीं बार लिया था उन्होंने, 8th टाइम्स वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। ये बात आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने मार्च 2000 में लिया था, ये भी बात आपको होना चाहिए। 3 मार्च या 4 मार्च को लिया था उन्होंने, और 10 मार्च तक चली थी। उसके बाद राबड़ी देवी की सरकार बन गई थी 2000 में, ये भी याद रखिएगा। और 8 बार वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। आगे चलेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपके साथ साझा करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री पद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कभी नहीं रहा जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, या बाद में नहीं भी बने, जो भी हो, बीच में मान लो जो भी है, उसके पहले वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले, जब से बने तब से तो कंटिन्यू है ही, वो किस किस यूनियन में किस किस मंत्री पद में वो रह चुके हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले वो यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन सा जो पोजीशन है मिनिस्ट्री का, वो अपने पास रख चुके हैं, मतलब उसके मिनिस्टर रहे हैं वो। रेलवे के मिनिस्टर रहे हैं वो, डिफेंस के मिनिस्टर रहे हैं वो, एग्रीकल्चर के मिनिस्टर यानी कृषि के मिनिस्टर रहे हैं वो, ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर रहे हैं वो। बताइए, रेलवे की, रक्षा का,
कृषि के रहे हैं मंत्रालय में, या ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के मंत्री रहे हैं, ये ऑप्शन ही आपको पता है। बताइए, सोचिए, अच्छा सवाल था। अगर ये सवाल आ गया ना पेपर में, देखो मैं ज़रूरी नहीं कि ऐसे सवाल आएँ, पर देखो एज ए टीचर मेरा पर्सपेक्टिव क्या होता है कि आपको वो सारी चीज़ें बता दूं जो एग्जाम में पूछा जाए। जैसे लास्ट पेपर मैंने कराया था कि कौन इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं, कौन नहीं वोट कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान सवाल होता है। अगर आपको सीधे मैं दे देता ना कि कौन से एमपीज होते हैं नहीं होते, तो आप लगा देते। पर अगर इसी को थोड़ा सा घुमा कर दे दूंगा ना, तो आपका थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप एग्जाम में अगर डायरेक्ट आ जाता ना, आपकी हालत ख़राब हो जाती। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर ईमानदारी से बोलना कि आपको प्रॉब्लम होती कि नहीं पेपर में बनाने में, क्या आखिर कहना क्या चाह रहा है एग्जामिनर आपसे, क्या पूछना क्या चाह रहा है पेपर में। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर जब दे रहा हूँ तो आपको याद रखना चाहिए कि रेलवे के वो मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, उसके पहले वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके थे, उसके पहले वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और डिफेंस मिनिस्टर वो कभी नहीं रहे। ये बात आपको याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिफेंस मिनिस्टर। रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। देखिए अच्छा सवाल था, डेट वगैरह पूछ दे अगर बीपीएससी तो, कि निम्नलिखित में से किस दिन इस साल 2022 में, आपको याद रखना है मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। सिंपली मैं पूछ रहा हूँ कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे या डेट द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2022 वाज हेल्ड। आपको बताना है कि 2022 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसमें द्रौपदी मुर्मू हमारी इलेक्ट होकर आई, इंडिया की पहली ट्राइबल वीमेन, दूसरी महिला, मयूरभंज उड़ीसा संथाल ट्राइब्स, वो उनका इलेक्शन जो है वो किस दिन हुआ था। इलेक्शन अलग दिन हुआ था, काउंटिंग बाद में हुई, और फिर उनका ओथ अलग दिन हुआ था। आपको बताना है इलेक्शन किस दिन हुआ था। 17 जुलाई 2022, 18 जुलाई 2022, 19 जुलाई 2022, 20 जुलाई 2022, और ऑप्शन नहीं बताइए। सोचिए, मतलब अगर आपने न्यूज़ को फॉलो करा होगा तो ही इसका आंसर कर पाओगे कि निम्नलिखित में से किस दिन भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका इलेक्शन 2022 में हुआ था। 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, और ऑप्शन ये आप सबको पता है। सोचिए फिर जवाब दीजिए क्या है। देखिए द राइट आंसर इज, आपको याद रखना चाहिए 18 जुलाई 2022 को भारत के राष्ट्रपति, जो 15वें राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, यानी 16वें राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, 15वीं वो राष्ट्रपति बनी। आपको याद रखना है कि 18 जुलाई 2022 को हुआ था। ये बात आपके दिमाग में एकदम जहन में संभालो। 15वीं प्रेसिडेंट बनी है, 16वीं इलेक्शन थी, ये भी याद रख लेना। और टर्म कब से स्टार्ट हुई, उन्होंने ओथ कब लिया था, 25 जुलाई 2022 को, यानी 25 जुलाई से वो भारत की नई जो है 15वीं जो प्रेसिडेंट है वो बन गई। 25 जुलाई, 24 नहीं, 24 को खत्म हुआ था रामनाथ कोविंद जी का टेन्योर। ये भी याद रखना कि रामनाथ कोविंद जी का टेन्योर किस दिन खत्म हुआ, अगर पूछे पेपर में तो 24 जुलाई लगाना। द्रौपदी मुर्मू का किस दिन से स्टार्ट हुआ, 25 जुलाई लगा देना, याद रखना। अगर ये पूछ दे कि उनको टोटल वोट कितना मिला, देखो वैल्यू होती है वोट की, ऐसे टोटल इतने इलेक्टर्स नहीं होते, हर एक एमपी और एमएलए की वोट की वैल्यू होती है। तो आपको याद रखना है 6,76,803 उनकी टोटल वोट की वैल्यू थी, या टोटल वोट था उनके पास 6,76,803। ये बात एक बार संभालो दिमाग में, अगर पूछ दे तो बता देना। पहली ट्राइबल वुमेन, सेकेंड महिला बनी है। और ये जो एज लिखा है ना मैंने 63 ईयर्स ऑफ एज, ये क्यों लिखा है मैं आपको बाद में बताऊंगा। सोचो खुद की क्यों लिख सकता हूँ मैं कि 63 साल की वो बनी है, आप सोचिए। नहीं सोच पा रहे तो आगे जवाब दे देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। आपको बताना है कि भारत के इतिहास में किस राष्ट्रपति को अनअपोज्ड, मतलब इनके खिलाफ अपोजिशन में कोई भी कैंडिडेट नहीं था, उनको चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू को, जियानी जैल सिंह, नीलम संजीवा रेड्डी, एपीजे अब्दुल कलाम, और ऑप्शन ये आप सबको पता है। बताइए इसमें से किन्हें निर्विरोध चुना गया था, अनअपोज्ड चुना गया था। देखिए सब बहुत अच्छे सवाल हैं, क्वालिटी क्वेश्चन से कहीं किसी कोचिंग में मिलेगा नहीं, कोई कराता भी नहीं, क्योंकि सब बस नॉर्मल सवाल कराते हैं। मैं थोड़ा सा आपको अंदर के सवाल कर रहा हूँ कि बताओ, जब मैंने पहला सेशन बनाया था ना, किसी बच्चे का कमेंट आया था कि यार क्या कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग का नाम लिया था उन्होंने कि उसके करंट अफेयर छाप रहे हो। अब बताओ उस कोचिंग वाले ने कराए हैं सवाल तो ठीक है, वरना मैं तो कभी पलट के देखता नहीं किसी कोचिंग की। मैंने कई बार बोला है मुझे ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों के क्वेश्चन बनाने के लिए, किसी मैगजीन की, किसी कॉपी की। मेरी नोट्स ही इतने हैं ना, उसी सवाल बना दूँ दुनिया भर का। मेरे ट्विटर पे देखना, आज उस पर 1000 फॉलोअर हो जाएंगे बहुत जल्दी ही। इतनी सारी करंट अपडेट्स देता हूँ वहाँ से कि मेरे को ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये सब बेकार की चीज़ें, कंटेंट मिल रहा है ढूंढो, लो दिमाग में रखो और सब्सक्राइब करो चैनल को और एंजॉय करो, है ना। एफर्ट्स का रिकॉग्निशन करो किसी का भी, ये बेनिफिट हो। ये सवाल किसी कोचिंग में कराते नहीं है जल्दी। बताइए, देखिए भारत के इतिहास में एकमात्र राष्ट्रपति जो आज तक निर्विरोध चुने गए हैं वो है नीलम संजीवा रेड्डी। आप सबने राजेंद्र बाबू को लगाया होगा या फिर ऑप्शन ही लगाया होगा। देखिए राजेंद्र बाबू दोनों बार अपोजिशन कैंडिडेट में इनके थे, पहली बार में 5 थे, दूसरी बार में 3 थे, ये भी याद रखना। कभी भी अनअपोज्ड इलेक्ट नहीं हुए हो। नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र थे जिनके खिलाफ अपोजिशन में कोई कैंडिडेट नहीं था। फखरुद्दीन अली अहमद के डेथ के बाद इनको यूनानिमसली चुना गया था। इस बात को याद रखना 1977 में, ठीक है, एकदम दिमाग में छाप लो इस चीज़ को। नीलम संजीवा रेड्डी ओनली प्रेसिडेंट जिनको आज तक अनअपोज्ड निर्विरोध चुना गया है। निर्विरोध का मतलब समझ रहे हो ना, अपोजिशन में कोई नहीं था।
अनअपोज्ड। आगे चलेंगे, देखिए भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपति में से किसे निर्विरोध चुना गया था। देखो एक और सवाल दे रहा हूं कि इसमें से किसे निर्विरोध चुना गया था, बताओ। राष्ट्रपति की तो आपने बता दी मैंने, नीलम संजीवा रेड्डी। अब बताओ उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट में से किसे अनअपोज्ड चुना गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनके क्या बनाते हैं, टीचर्स डे आप सबको पता है 5 सितंबर। अच्छा मैं अगर ये तो इंडिया में हम बना लिया, अगर मैं तुमसे पूछूं वर्ल्ड टीचर डे कब बनाते हैं तो बताना जरा, कमेंट में लिखना अगर पता है तो। वर्ल्ड टीचर डे या इंटरनेशनल टीचर डे जिसको बोलते हैं, ये तो 5 सितंबर को आपको पता है, बचपन से बनाते आए हो। बताओ एमडी हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के सीजीआई, शंकर दयाल शर्मा, बीडी जट्टी और ऑप्शन ई। बताओ ये 4-5 जो भी ऑप्शन है उसमें से बताओ कि कौन से वाइस प्रेसिडेंट जो है वो निर्विरोध चुने गए थे, अनअपोज्ड चुने गए थे। बताइए, सोचिए, फिर जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए ये सब प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, अगर नहीं आए तो कोई नहीं, अगर आ गए तो आप मेरे को बहुत थैंक यू बोलोगे बाद में, क्योंकि ये सब सवाल आपके दिमाग में भी नहीं आता होगा। ये सब तो तब क्वेश्चन बनाने बैठता हूँ तब मेरे दिमाग में आता है कि अच्छा कुछ इस तरह का सवाल करा दें। प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी ही कर सकते हैं हम, गारंटी तो कोई कर नहीं सकता कि यही सवाल आएगा। देखिए राष्ट्रपति सिर्फ एक ही बने, नीलम संजीवा रेड्डी, पर वाइस प्रेसिडेंट तीनों बने हैं, याद रखिएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, ये तीनों जो हैं आज तक इनको 3 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको निर्विरोध चुना गया है। बीडी जाटी नहीं, बीडी जाटी के अगेंस्ट में थे, पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 2 सेशन लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी याद रखना है आपको। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये जो हैं आपके, इनको भी अनअपोज चुना गया था। शंकर दयाल शर्मा, इनको भी अनअपोज चुना गया था, और बीडी जाटी को अपोजिशन में कैंडिडेट थे, याद रखिएगा। और वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को बनाते हैं, 1 महीने के बाद। 5 सितंबर को इंडिया में बनाते हैं, वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को बनाते हैं। आगे चलेंगे, देखिए आगे जाने से पहले प्लीज़ बीपीएससी फेयरवेल को सब्सक्राइब करिए। 450 लोग हो गए इस पर, अच्छा लगा मुझे, और इस पर भी 1000 होने वाले फॉलोअर्स बहुत जल्दी। इसका मतलब है कि लोगों को पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ फॉलो करिए। 1100 क्वेश्चन, देखिए मैंने लिंक भी दे रखा है। 1100 क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन, देखिए 1100 क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन एक कोल्ड ओशनिक करंट का एग्जांपल नहीं है, बताइए। सबसे सीपीएफ में इस तरह का सवाल आया था। निकोबार आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड को अलग करने वाले डिग्री चैनल का क्या नाम है, 6 डिग्री चैनल। चलो एक और सवाल यहीं से करा देता हूँ मैं आपको। ये सब क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे यार, इस पर 1100 क्वेश्चंस कराए मैंने। इस 1100 क्वेश्चन का लिंक भी आपको पता है, एक बार ऊपर आप ऐसे पिंड करते जाना, पिंड ऊपर करते जाओगे ना तो 2-3-4 पिंड पे पहुंच जाओगे, फिर वहाँ से ऑल द वे क्वेश्चंस बनाते रहना। ऐसे स्क्रॉल मत करना, पिंड सेक्शन पे ऐसे क्लिक करते जाना, पिंड मैसेजेस पे 10-5 पे पहुंच जाओगे, फिर वहाँ से कंटिन्यू अपना करते रहना, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, लिंक आपको मिल जाएगा ऑब्वियसली पिंड का। पीडीएफ में दूंगा एग्जाम से 3-4 दिन पहले, सबके पीडीएफ एक साथ दे दूंगा, आप एक बार पीडीएफ रिवाइज कर लेना। अभी पीडीएफ मैं नहीं दे रहा, ताकि लोगों ना फिर यार वो शेयर सब्सक्राइब जो है ना, फिर वो बिल्कुल नहीं करते, फिर उनको भी ना शॉर्टकट में मजा आ जाता है, उनको पता ही नहीं कि मैं एक्सप्लेनेशन में कितनी सारी चीज़ें बताता हूँ। तो वो उनको बेनिफिट मिलेगा तभी जब वो वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें बताता हूँ, पीडीएफ में तो बहुत कम चीज़ें लिखी होती हैं कई बार, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 के निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे। देखिए आज तक जितने पीसीएस हुए, चाहे राजस्थान पीसीएस की बात करो, एमपी पीसीएस की बात करो, उत्तराखंड पीसीएस की बात करो, यूपी की बात करो, हर पीसीएस में सवाल पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे। अभी हाल ही में यूपी पीसीएस में भी सवाल पूछा हुआ था, ठीक है। तो आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन थे, इस बात को आंसर दीजिए। चलिए सोचिए फिर जवाब दीजिए। जाकिर हुसैन साहब थे भारत के पहले, मतलब उपराष्ट्रपति थे, फिर बाद में राष्ट्रपति बने। वी गिरी, आर वेंकटरमन, के.आर. नारायणन, और ऑप्शन ई बताइए कौन ऐसे हैं जो आपको दिमाग में होने चाहिए कि जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे और बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। देखिए आंसर याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ, ऑप्शन ई होगा, ये चारों ही थे। जाकिर हुसैन साहब भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, आपको ये भी याद रखना है। वी गिरी, ये भी याद रखना है। आर वेंकटरमन, इनके बारे में याद रखिएगा। के.आर. नारायणन भारत के पहले शेड्यूल्ड कास्ट दलित जो प्रेसिडेंट बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। अभी तो रामनाथ कोविंद दूसरे थे। एक चीज़ बताऊँ, ये सब क्वेश्चंस पूछते नहीं है यार, दलित वगैरह के बारे में पूछना नहीं चाहिए, पूछ देते हैं पर एग्जाम में। मैंने देखा है किसी एग्जाम में ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती पेपर्स को, पता है। ये सब चीज़ें एट्रॉसिटीज़ को कहीं ना कहीं उजागर करती हैं। आज भी हमारे समाज की जो रियलिटी है उसको हम कहीं ना कहीं नकार नहीं पाते हैं। एंड इस तरीके का टैग लगा कर क्या पूछना कि भारत के पहले दलित का क्या थे, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। देयर इज़ नथिंग टू रिलेट। एक पीसीएस ऑफिसर को इससे क्या मतलब है। तुम एसडीएम बन जाओगे, कल को तुम्हारे सामने जो है वो प्लीड करेगा तुमको उसकी सेवा करनी, चाहे वो किसी कास्ट, किसी धर्म, किसी जाति का हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ऐसी मेंटेलिटी है तो प्लीज़ एसडीएम बनने लायक हो नहीं, फिर सच बता रहा हूँ। अगर इस तरह की मेंटेलिटी रखते हो तो तुमको ऐसी मेंटेलिटी रखनी है कि दुनिया को एक साथ लेकर चलो, हर इंसान को बराबर का तवज्जो देना। ये एक एसडीएम ऑफिसर की सबसे बड़ी चीज़ होती है, एथिक्स में पढ़ोगे आप, ठीक है। ये 4 हो गए। इसके अलावा 2 और याद रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और शंकर दयाल शर्मा, एमपी के थे ये, बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत अच्छे। यही सवाल आया था यूपी पीसीएस में साल। तो 6 व्यक्ति टोटल थे जो भारत के उपराष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति भी थे, ये याद रख लीजिएगा।
कृष्णकांत एकमात्र वाइस प्रेसिडेंट जो ऑफिस में जिनकी डेथ हो गई थी, और जाकिर हुसैन, जाहिर हुसैन नहीं, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जो प्रेसिडेंट के रूप में उनकी ऑफिस में डेथ हो गई थी। ऑफिस कहने का मतलब कि प्रेसिडेंट रहते हुए उनकी डेथ हुई थी। वाइस प्रेसिडेंट पूछे तो कृष्णकांत, और प्रेसिडेंट पूछे तो जाकिर हुसैन अब्दुल और अब्दुल फखरुद्दीन अली। ये बात को आप याद रख, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन अब्दुल, ये दो चीज़ें हो गई, दो प्रेसिडेंट याद रखना, एकदम दिमाग में छाप लेना। पहला दलित जो मैंने आपको बताया, पूछेंगे नहीं पर हाँ फिर भी दिमाग में रख लो। अगर मैं आपको पूछूं सेम सवाल, जैसे मैंने 20 जुलाई बोली थी ना आपको, 20 जुलाई था क्या 18 जुलाई था, बताओ क्या था? 18 जुलाई था, है ना। 18 जुलाई 2022 को भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था। अगर मैं सेम पूछूं कि भारत के उपराष्ट्रपति का 2022 में, जिसमें जगदीप धनखड़ जो पहले गवर्नर थे कहाँ, वेस्ट बंगाल के, मैं करा चुका हूँ सवाल, उनका इलेक्शन हुआ था। ऑपोजिशन में कौन थी? मार्गरेट अल्वा, ये भी याद रखिएगा। उनके अपोजिशन में कौन थे प्रेसिडेंट के? यशवंत सिन्हा। मैंने लेक में बेटलैंड में कराया है, ट्रिक में उनका नाम। 6 अगस्त को इलेक्शन हुआ था, 7 अगस्त को हुआ था, 8 अगस्त को हुआ था, 9 अगस्त को हुआ था। और ऑप्शन ही बताइए किस दिन भारत के उपराष्ट्रपति का 2022 में इलेक्शन हुआ था? सोचो फिर जवाब दो, अच्छा सवाल है, अगस्त का ही सवाल है। सोचो, ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बाद में इनकी ओथ सेरेमनी बाद में हुई थी, और जिस दिन से ओथ सेरेमनी होती है उस दिन से उनका टर्म स्टार्ट हो जाता है, उस दिन से वो भारत के उपराष्ट्रपति या प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर जो भी कहो बन जाते हैं। उसके अगर एक दिन पहले किसी का खत्म हो रहा है तो वो उनका टेन्योर था, ये बात याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 24 जुलाई तक भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, 25 जुलाई से द्रौपदी मुर्मू हो गई थी। देखिए 6 अगस्त 2022 को भारत के उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था, जिसमें जगदीप धनखड़ चुनकर आए थे, इस बात को याद रखिएगा। और 14वें वाइस प्रेसिडेंट बने, 15वां इलेक्शन था। 11 अगस्त से इनकी टेन्योर स्टार्ट हुई थी, 11 अगस्त 2022 से अब 2027 के 10 अगस्त तक इनका टेन्योर चलेगा, ठीक है, 5 साल चलेगा। उसके बाद कोई नया प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। और ये राजस्थान से दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो वाइस प्रेसिडेंट बने भैरव सिंह शेखावत के बाद। पहले भैरव सिंह शेखावत एक वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं राजस्थान के, भी याद रखिएगा। देखिए अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है कि क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखी? आपको बताना है इंडियन इंटरनेशनल हेरिटेज ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर जो है, इसकी आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश में रखी हाल ही में? नेपाल में रखी उन्होंने, श्रीलंका में रखी उन्होंने, जापान में रखी, मंगोलिया में रखी गई, या कहाँ रखी गई बताइए? बौद्धिक प्रधानमंत्री ने बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखी, इंडियन इंटरनेशनल हेरिटेज ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। बताइए, आंसर करिए, किस देश में रखी होगी? सोचिए, प्रधानमंत्री जब यहाँ गए थे, देखिए नेपाल में रखी थी उन्होंने, लुम्बिनी में गए थे, इस बात को याद रख लीजिएगा। लुम्बिनी बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्होंने इसकी आधारशिला रखी, इस बात को दिमाग में रखिएगा। देखिए एक अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 आसान सवाल है कि बताओ इसमें से कौन ऑप्शन गलत है। एक तरफ आपको एक्सरसाइज दिया हो मिलिट्री का, दूसरी तरफ उस देश का नाम दिया हो जिसके साथ भारत करती है। धर्मा गार्डियन हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं, अल नजह हम कतर के साथ करते हैं, विनबैक्स हम वियतनाम के साथ करते हैं, लेमितिये हम सेशल के साथ करते हैं। और ऑप्शन ई बताइए, सोचिए कौन सा ऑप्शन गलत है। इस बात को याद रखना, एग्जाम में गलत पूछ रहा है कि सही हो भी सोच लेना फिर जवाब देना। कि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है कि धर्मा गार्डियन कल कराएं हो बीपीएससी फेयर में, गलत मत करना, प्लीज़ मत करना, वरना बहुत ही मतलब मेरी तरफ से गुस्सा है फिर। धर्मा गार्डियन इंडोनेशिया में होती है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती है। अल नजह भारत और कतर, विनबैक्स भारत वियतनाम, और लेमितिये भारत सेशल्स। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन ई। धर्मा गार्डियन भारत और जापान के बीच में होती है, मैंने करा रखा है। अल नजह ओमान के साथ होती है, अभी हुआ है महाजन एयरफील्ड बीकानेर में, राजस्थान में भी, याद रखिएगा। ठीक है, और धर्मा गार्डियन जापान के साथ होता है, याद रखिएगा। बाकी दोनों सही है, सेशल्स के साथ लेमितिये और विनबैक्स वियतनाम के साथ, अभी हाल ही में हुआ था। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, 12 होगा कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में एक संयुक्त विजन स्टेटमेंट ऑन इंडिया वियतनाम, लो मैंने तो आंसर ही दे दिया यार, इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप, बिल्कुल ध्यान में नहीं रहा। चलिए याद रख लीजिए कि भारत ने, इसका आंसर वियतनाम हो जाएगा, वैसे कोई ज़रूरत ही नहीं सोचने की। एक ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट साइन करा है भारत ने, राजनाथ सिंह जी गए थे, याद रख लीजिएगा। आंसर बता दिया हूँ, क्वेश्चन में आंसर दे दिया यार। ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट 2030 के लिए वियतनाम और भारत के बीच में एक डिफेंस पार्टनरशिप साइन हुई है, इस बात को याद रख लीजिएगा। अभी राजनाथ सिंह जी गए थे, अगर पूछ दे कि कौन गए थे तो याद रख लीजिएगा, राजनाथ सिंह भारत के डिफेंस मिनिस्टर वियतनाम के साथ हुई है। अच्छा सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य, मतलब राज्य है, वहाँ का एक गांव है, वो भारत का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना, मतलब वहाँ पे सैनिटरी पैड जो है वो मुक्त गांव हो गया। बताइए भारत के कौन से राज्य में है वो गांव? हिमाचल प्रदेश में है, केरल में है, चंडीगढ़ में है, मतलब यूटी भी रख लीजिएगा दिमाग में, या मिजोरम में है, या ऑप्शन नहीं बताइए किस राज्य का एक गाँव है जो सैनिटरी पैड मुक्त गाँव बना। सैनिटरी पैड आप समझते होंगे, और बताओ हिमाचल प्रदेश, केरल, चंडीगढ़, मिजोरम, सोचिए, जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है यार, ये सब सवाल आएगा, ये सब न्यूज़ में था, द हिंदू में मैंने पढ़ा था अभी हाल ही में,
इंडियन एक्सप्रेस में भी ये सब चीज़ें कवर हुई है। याद रखिएगा केरल, केरल का कुंभलंगी गांव, ठीक है, कुंभलंगी गांव जो है वहाँ जो है उस गांव को भारत का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बोलते हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। ये भी अच्छा सवाल है कि हाल ही में खबरों में रही सुजैन पुलबेरार निम्नलिखित में से किस कंपनी की पहली महिला सीईओ बनी है? किस कंपनी की पहली महिला विमेन सीईओ बनी है सुजैन पुलबेरार? आपके ऑप्शन हैं वेदांता की, इकिया इंडिया, इकिया इंडिया आपको पता है फर्नीचर की बहुत बड़ी कंपनी स्वीडन बेस्ड, सुपरटेक कंपनी की, फ्लिपकार्ट कंपनी की, और ऑप्शन ई किसकी, एक से या ज़्यादा की या किसी की नहीं, बताइए किसकी कंपनी की बनी है सुजैन पुलबेरार? सोचो। देखिए द राइट आंसर इज इकिया इंडिया, आपको याद रखना है, इकिया इंडिया, इकिया इंडिया जिसको बोलते हैं, हैदराबाद में इनकी बहुत बड़ी प्लांट है, उसकी प्रेसिडेंट, उसकी जो वो कौन बनी है पहली महिला सीईओ, सुजैन पुलबेरार। आप इस बात को याद रखेंगे। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा। कहता है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए अच्छा सवाल है, एक अच्छा सवाल मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपको बेसिक पता होना चाहिए, सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई बार मिस कर देते हो आप, कि इसमें से गलत कौन है बताओ। नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे में दिया जाता है, नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेनमार्क में दिया जाता है, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में स्वीडन में दिया जाता है, और मेडिसिन या फिलोसफी फिजियोलॉजी जिसको बोलते हैं फिनलैंड में दिया जाता है। और ऑप्शन ई बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है, कि नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे में दिया जाता है, शांति का नोबेल प्राइज, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज आपको डेनमार्क में दिया जाता है, लिटरेचर का स्वीडन में, मेडिसिन का फिनलैंड में, और ऑप्शन ई बताइए किसको कहाँ दिया जाता है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सोचो। पता है आप लोगों के लिए ना फ़ैन बंद करके मैं रिकॉर्ड करता हूँ और बहुत गर्मी लगती है, एकदम से परेशान हो जाता हूँ, दिल्ली में बहुत गर्मी है, ठीक है। खैर मेरा रूम तो ग्राउंड फ्लोर पे, तो थोड़ा बच जाता हूँ, खैर बहुत गर्मी है फिर भी। देखिए याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नोबेल पीस प्राइज जो है ना वो दी जाती है नॉर्वे में, ये बात अपने आप में बिल्कुल सच है। पीस प्राइज जो शांति की प्राइज है किसे दी गई उसका भी एक सवाल दिया है मैंने, नॉर्वे में दी जाती है, इस बात को याद रख लेना। उसके अलावा जितने प्राइजेज हैं पीस के अलावा, शांति के अलावा, चाहे लिटरेचर, चाहे इकोनॉमिक, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे लिटरेचर, वो सब के सब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है। यानी ये दोनों सवाल तो ऐसे ही मतलब मूर्खता वाली सवाल थी, दोनों। डेनमार्क तो है नहीं, स्वीडन और नॉर्वे आपको याद रखना है। स्वीडन में सब कुछ एक्सेप्ट पीस प्राइज कहाँ से जाती है, नॉर्वे में, याद रख लेना, आपको दिमाग में छाप लेना। आगे चलेंगे, अब इस बात को बताओ, इस बार 2022 में जो नोबेल प्राइज दिया गया है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 2021 का नोबेल प्राइज 2022 में दिया गया कि मेडिसिन के क्षेत्र में डेविड जूलियस और पटपोटियम को दिया गया है, पहला ऑप्शन। लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया है। शांति के क्षेत्र में मारिया रेशा और दमित्री मुरातोव, मारिया रेशा फिलीपींस की, दमित्री मुरातोव रशिया की। केमिस्ट्री के क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया है। और ऑप्शन ई बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। सोचो फिर बताओ, ये तो आसान सवाल है, करना है, ये सब रिवीजन के लिए करा रहा हूं मैं। मेडिसिन के लिए डेविड जूलियस पटपोटियम, लिटरेचर के लिए अब्दुल रजाक गुरनाह, पीस के लिए मारिया रेसा दमित्री मुरातोव, और केमिस्ट्री के लिए बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। देखिए इसका जो आंसर है वो सारे ही सही है, इस बात को याद रख लीजिएगा, सब सही है। मेडिसिन के लिए डेविड जूलियस पटपोटियम, लिटरेचर के लिए अब्दुल रजाक गुरनाह, आप याद रख लेना। शांति के लिए मारिया रेशा और दमित्री मुरातोव, केमिस्ट्री के लिए बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, आप याद रख लेना। अपने हिसाब से निमोनिक्स बनाओ, अपनी निमोनिक्स बनाओ, ज़्यादा अच्छा काम करेगा। फिजिक्स के लिए सुकर्लो मनावे, क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जिस पेरेसी, इसे दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। इकोनॉमिक्स के लिए डेविड कार्ड, जोशुआ सी एंग्रिस्ट और ग्यूडो इम्बेंस। ये 6 का जो 6 है ना, याद रख लेना, छाप लेना दिमाग में, स्लाइड को वापस देख लेना, याद कर लेना, आएगा। अब देखिए जो इनकरेक्ट क्वेश्चन आपको बताना है इंडेक्स से रिलेटेड है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक जो सूचकांक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में, उसमें भारत की रैंकिंग 37 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज जो आपका रिजिलियंस करके एक जो आती है, आपने कितना प्रदर्शन करा क्लाइमेट चेंज पे, उसमें 10 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बौद्धिक संपदा सूचकांक 43 है। वैश्विक नवाचार इनोवेशन इंडेक्स में 46 है। और ऑप्शन ये आप सबको पता है। सोचिए फिर जवाब दीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है, आपको बताना है। पॉज कर लीजिएगा। देखिए चारों ही आंसर सही है बिल्कुल। हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स उसमें रैंक हमारी 43 से 37 हो गई है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10 हैं। और याद रखिएगा इसमें 1, 2, 3 में कोई कंट्री नहीं आती, कोई भी कंट्री इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही कि उसको टॉप में रैंक दिया जाए। स्वीडन को रैंक 4 दिया गया है, भी याद रख लीजिएगा स्वीडन को। आर्थिक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 43, ये बात भी सच है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में 46 है, इसकी जिक्र अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भी करी है। इसके अलावा एक और लिख लेना, इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट आती है ऑक्सफैम इंटरनेशनल की 6ठी, उसमें 6 रैंक है।
और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 6 या ज़्यादा है यार, कुछ लिखना मिस कर गया था, 6 ही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131 है, ये बात याद रख लेना। ये यूपी पीसीएस का यूके पीसीएस दोनों का सवाल है। और अभी रिसेंटली जो आई उसमें 132 हो गई है, 2 दिन पहले आई 132, याद रख लीजिएगा। इनइक्वालिटी में तो ऊपर से हम 6ठे पोजीशन पे आते हैं ना, हमारे यहाँ इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, सही है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बताना है कि दस्तलिक 3 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और किस देश के बीच में होती है। दस्तलिक, चलिए लिख देता हूँ, दस्तलिक 3 बताइए, इंडिया और किस देश के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब के कैपिटल्स बताना जरा, मैंने करवाया हुआ है, पहले ही सेशन में करवाया था, जो टॉप सेशन लिया था सी क्वेश्चन का। देखिए दस्तलिक जो हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज है थल सेना का, वो हम उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं, आपको याद रखना है। अभी उज्बेकिस्तान की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, वो क्या है, समरकंद। ताशकंद वैसे इसकी कैपिटल है, समरकंद एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। वहाँ पे जीट अभी एक मीटिंग होने वाली है एससीओ की, संघाई कॉर्पोरेशन, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में, संघाई में नहीं बीजिंग में, जिसमें भारत पाकिस्तान 2017 में मेंबर बने थे, ईरान मेंबर बन चुका है, और रसिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर चारों के चारों सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान जो भी है, उज्बेकिस्तान और एक और जो बच गया वो, ये चारों याद रखना है, तजिकिस्तान, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल कहाँ है, ताशकंद, समरकंद में होने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। मार्च 2022 में उज्बेकिस्तान में हुई, जिसमें बरून, अच्छा इस तो चलिए हो गया, बरून पूछा अगर आपसे, बरून इंडियन नेवी की एक्सरसाइज, इंडिया फ्रांस के बीच में भी याद रख लेना। खंजर इंडिया किर्गिस्तान के बीच में हिमाचल प्रदेश में हुई थी, आर्मी की एक्सरसाइज है। और ये याद रख लेना पैनिक्स, पैनिक्स एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बीमस्टेक नेशंस ने करी थी। अब आपको बताना है बीमस्टेक का नेशन कौन, इसका मैं आंसर नहीं दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में खुद बताना है। इस जो आपकी सार्क कंट्री है ना, उसमें और बीमस्टेक में कुछ ही कंट्री हैं जो नहीं आती हैं, वो आपको याद रखना है। सार्क और बीमस्टेक की कंट्री एकदम जुबान पे रख लेना, सार्क में कौन है, बीमस्टेक में कौन है, 8 कंट्रीज आपको पता होना चाहिए। दोनों में अंतर है, एक में पाकिस्तान आती है, एक में नहीं आती, एक में अफगानिस्तान आती है, एक में नहीं आती, एक में मालदीव आती है, एक में नहीं आती, याद रख लेना। आर्मी की एक्सरसाइज हुई थी, पुणे में हुई थी, पैनिक्स। 19वां सवाल देखेंगे कि एजीएन सी अभी हाल ही में चर्चा में था। ये इसमें कई सारे आइलैंड्स हैं, हजारों लाखों आइलैंड्स हैं। इन आइलैंड्स को लेकर किन 2 देशों के बीच में एक तरीके का विवाद चल रहा है, आपको बताना है। टर्की और साइप्रस के बीच में, ग्रीस और टर्की के बीच में, इटली और स्पेन के बीच में, कोलंबिया और पनामा के बीच में, और ऑप्शन ई इसमें से किसी के साथ नहीं, और एक से ज़्यादा देशों के बीच। सोचिए फिर जवाब दीजिए। एजेंसी है कहाँ पर, लोकेशन बताओ पहले। और मैंने बोला स्टेट पढ़ लेना मेरा वीडियो, स्टेट वाला बाद में बहुत मिस करोगे, नहीं पढ़ोगे तो। स्टेट वाला पढ़ लेना मेरा वीडियो, रामसर साइट्स वाला पढ़ लेना, रिसेंटली वाला, दोनों देख लेना, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ कि देखा करो प्लेलिस्ट को, एक बार चेक करो और कंटेंट को देखो, उसके बाद सब्सक्राइब करो, शेयर करो, पर करो जरूर बच्चों, आप लोगों से बहुत उम्मीद है यार, शेयर करो, इस पर मेंबर्स बढ़ाओ, जितने मेंबर्स बढ़ाओगे उतना अच्छा कंटेंट दूंगा, वरना मैं खुद डिमोटिवेट होकर एक बार को बंद कर दूंगा फिर। देखिए ग्रीस और टर्की दोनों नाटो के देश, इनके बीच में चल रही डिस्प्यूट। एजेंसी आपको याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट देश है जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। मैंने मैप लगाया था यार, मैप नहीं आया इसमें, मैप लगाया था मैंने, मेरे दिमाग में नहीं है, मैंने मैप बिल्कुल सेट किया हुआ था इसमें, बिल्कुल मैंने मैप लगाया, इसमें नहीं आया, आई गेस मैप लगाया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय मिलने जा रहा है। भारत के किस राज्य में पहला लेबर रिवोल्यूशन या लेबर मूवमेंट का जो म्यूजियम है वो बनने वाला है, आपको बताइए। असम में बनने वाला है, केरल में बनने वाला है, तमिलनाडु में बनने वाला है, उत्तर प्रदेश में बनने वाला है, और ऑप्शन इसमें से किसी के साथ किसी कहीं भी नहीं है, एक से ज़्यादा राज्यों में। लेबर आंदोलन पे बेस्ड, लेबर मूवमेंट पे बेस्ड, बताइए। याद रख लीजिएगा केरल में बनने वाला है, ठीक है। केरल के कहाँ, अलाफुजा में, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर नेचुरल ब्यूटी, मुझे तो बहुत पसंद है अलाफुजा, वहाँ होने वाला है। आगे चलेंगे, देखें याद रखेंगे, ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21 कि चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत बताना है कि नेशनल वाटरवेज 1 जो है हमारा गंगा और हुगली नदी के बीच में है, नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र नदी पे है, नेशनल वाटरवेज 3 कोट्टापुरम केरल में है, नदी इसमें नहीं है, कोई और चीज़ है, के बेस्ट कैनाल। आपको बताना है कि नेशनल वाटरवेज 3 है या कहाँ है वो, जो भी सोचिए। कोट्टापुरम केरल में है। नेशनल वाटरवेज 4 कृष्णा नदी पे है, बताओ आंध्र प्रदेश के पास। कौन कौन से इसमें से सही है, कौन से गलत है, सोचो फिर जवाब दो। अच्छा सवाल है, ये सब पता होना चाहिए आपको, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पीसीएस लेवल, ये सब पीसीएस लेवल के सवाल हैं यार। आप लोग लूसेंट पढ़ते हो, काम नहीं चलेगा, लूसेंट से बहुत ऊपर उठ चुका है पीसीएस अब, उसमें उससे सवाल नहीं बनेगा। वो पहले के ज़माने में होते थे कि सब लोग पढ़ लेते थे और हो जाता था, पर आज कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यंग जब से एग्जामिनर्स जाने लगे, क्वेश्चन सेटर जाने लगे, उनको भी पता है कि लूसेंट कितने बच्चे फॉलो करते हैं, तो उससे सवाल नहीं आता। ये चारों ही सही है, ऑप्शन ही आपको पता है, 5वां ऑप्शन, चारों ही सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। आगे चलेंगे।
अच्छा सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। शायद किसी एग्जाम में पढ़ा था मैं, या फिर किसी पेपर में पढ़ा था, हाँ हिंदू में पढ़ा था, कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क, इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। उनके मुख्यमंत्री ने इसका नींव रखा, उद्घाटन करा। इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है, बताइए कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और ऑप्शन ई। बताइए, सोचिए, फिर जवाब दीजिए। कहाँ रखा गया, स्थापित कहाँ किया गया है। उनके चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में उद्घाटन किया है, इसका फाउंडेशन रखा है तमिलनाडु के एम के स्टालिन साहब। याद रख लीजिएगा, एम के स्टालिन साहब, तमिलनाडु में बनने वाली तुथुकोडी में। आपको बताना है तुथुकोडी किस चीज़ के लिए फेमस होने वाला है। एक और सवाल दे रहा हूँ, कराया हुआ मैंने, इसरो से रिलेटेड हिंट दे रहा हूँ, अब बताओ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि टी राजा कुमार खबरों में थे क्योंकि उन्हें निम्नलिखित में से किसी संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बताना वो संस्थान कौन सा है। मतलब टी राजा कुमार हाल ही में किस इंस्टीट्यूशन के जो चेयरमैन है उनको बनाया गया है। टी राजा कुमार इंडियन नहीं है, सिंगापुर बेस्ड है, सिंगापुर ओरिजिन है, तो इंडियन ओरिजिन के पर सिंगापुर के व्यक्ति हैं, सिंगापुर का सिटीजनशिप और वहाँ के मंत्री रह चुके हैं। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, IMF, अंतर्राष्ट्रीय जो आपका क्या नाम है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको बोलते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक फंड ही बोलते हैं शायद, जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक फंड ही बोलते हैं, हाँ, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इंटरपोल, और पाँचवा ऑप्शन ई। ये पाँचवा ऑप्शन की वजह से मुझे बहुत बार दिक्कत होता है टाइप करने में। बताओ किसके वो अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं IMF को, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सोचिए, देखिए FATF के बनाए गए हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट बनाती है। ग्रे लिस्ट में कौन कौन कंट्री, UAE है, टर्की है, पाकिस्तान है, सब याद रखिएगा। ब्लैक लिस्ट में ईरान है, नॉर्थ कोरिया करा रखा है मैंने। सिंगापुर के हैं। FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। अच्छा सवाल है कि एक सवाल गलत हो गया, चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, कोई नहीं, ऑप्शन देना रह गया, क्योंकि ये जो नेट के इशू की वजह से शायद क्वेश्चंस रह गए हैं। कि भारत का जो संविधान का जो अनुच्छेद 44 है वो हाल ही में चर्चा में है, निम्नलिखित में से किस तत्व से संबंधित है। चलिए मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, आप सोच के आप मुझे बताना है कि निर्वाह मजदूरी, ठीक है, निर्वाह मजदूरी, सुन लीजिएगा। दूसरा आपको मैं दे देता हूँ समान नागरिक संहिता, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दे रहा हूँ आपको कि सरकार को 6 वर्ष से, सुन लीजिएगा, सरकार को 6 वर्ष से कम जितने भी बच्चे हैं ना, उनको एजुकेशन शिक्षा देने की बात की गई है इसमें। ऑप्शन चौथा देख लीजिएगा कि कार्यपालिका जो आपकी एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है, न्यायपालिका, उसके बीच में आपको क्या करना है कि सेपरेशन रखना है, अलग अलग रखना है दोनों को। और ऑप्शन पांचवा आपको पता ही एज यूजुअल। सोचिए, फिर जवाब दीजिए कि आर्टिकल 44 चर्चा में था, ये किस वजह से है, किस आर्टिकल से डील करता है, किस सब्जेक्ट के साथ डील करता है। मजदूरी के साथ, निर्वाह मजदूरी जिसको बोलते हैं, समान नागरिक संहिता बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, या फिर सरकार को 6 वर्ष तक के लिए शिक्षा देने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है बच्चों को, उसको। और जो ऑप्शन चौथा है वो आपको पता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो डिफरेंसेज हैं, पृथककरण जिसको बोलते हैं हिंदी में। और ऑप्शन 5 से वाकिफ हैं आप। देखिए, याद रखिएगा, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका आंसर होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप याद रख लीजिएगा, UCC। क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली ना मेरा जो वाईफाई उसका इशू हो रहा था, वाईफाई खत्म हो गई थी मेरी रिचार्ज, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, इसी वजह से कुछ अपडेट्स नहीं हुआ। जैसे मैंने बोला मैप लगाया था, मैप आया नहीं, वरना बिल्कुल लगाया था मैप में, वो अपडेट हुआ नहीं। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देना है कि हाल ही में केरल राज्य द्वारा शुरू किया गया माया चैटबॉट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताओ, माया चैटबॉट, एक माया चैटबॉट स्टार्ट करी गई है, आपको बताना है कि किस चीज़ से रिलेटेड है वो केरल राज्य में। टूरिज्म से, साइबर क्राइम से, विमेन सेफ्टी से, सिटीजन ग्रीवांस रिड्रेसल से। और ऑप्शन है सिटीजन ग्रीवांस, मतलब आपको और हमको जो कोई दिक्कत आ रही है ना, तो उसको मतलब उस चीज़ को खत्म कर, रिजॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आपको कोर्ट वोट जाने की नहीं पड़ेगी, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही हो जाएगा। टूरिज्म से, पर्यटन से पता है, साइबर क्राइम आपको पता है, और विमेन सेफ्टी, महिलाओं की सेफ्टी से पता है। बताओ किससे रिलेटेड है माया चैटबॉट, सोचो। बहुत ही बढ़िया सवाल है, याद रखिएगा, टूरिज्म से, पर्यटन से, पर्यटन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये 25 क्वेश्चंस कराए मैंने, 25 क्वेश्चंस का ही सेट बना पाया मैं अभी फिलहाल। थोड़ा सा और भी एक्टिविटीज़ है कॉलेज वगैरह के, और भी बहुत सारे जो अपना कोर्स वगैरह के चक्कर है उनके वजह से। तो आप याद रख लीजिएगा कि 25 सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैंने कराए हैं। इसको एक बार देखना है, प्लीज़ शेयर करना है, आप सबको पता आगे क्या करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, दिस इज रविचंद्र UPSC CSE साइनिंग ऑफ, थैंक यू।